क्या हाल है। तो वेलकम बैक। हम लिंकेज डिस्कस कर रहे हैं मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में एक्सप्लेन्ड। ये वो कंसेप्ट हैं जो आप चाहते हैं आपके साथ डिस्कस किए जाएं। आपने ये कहा था लिंकेज करेंगे, मैंने आपसे कहा था इसको टोटली फिनिश करेंगे थोड़ा टाइम लगा के। पार्ट 1 वीडियो उम्मीद है आपने देख लिया होगा। लिंकेज से पहले हमने समझा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसे कहते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस देखी, कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका सीखा कि एंट्रेंस में किस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, आपको आपकी एनसीईआरटी की लाइंस भी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो मैं पार्ट 2 में अब लिंकेज के बारे में बात करता हूं। एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर दो जीन्स हेटेरोलोगस क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं तो वो हमेशा इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगी। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशो आएगा फिनोटिपिक वो 9:3:3:1 आएगा। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो रेशो आएगा वो 1:1:1:1 आएगा। 50% पेरेंटल, 50% रिकॉम्बिनेंट। पेरेंटल दो तरह के, रिकॉम्बिनेंट्स दो तरह के, दोनों इक्वल और रेशो 1:1:1:1 आ जाएगा। अब अगर आप एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं या टेस्ट क्रॉस करते हैं और सिग्निफिकेंट डिविएशन आता है, यहां से सिग्निफिकेंट डिविएशन आता है, तो आप ये कहेंगे कि यहां पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि आपने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करी, रेशो ये नहीं है, इससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। से फॉर एग्जांपल 3:1:1:3 इस तरह का कोई रेशो फॉर एग्जांपल आपको मिल गया प्रोजेनी में, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये बेसिकली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। इसका मैंने आपसे एग्जांपल दिया था, आपने एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया, आपके पास 241 जैसे, 261 जैसे, 41 जैसे, 61 जैसे, अगेन ये रेशो 1:1:1:1 नहीं है, और हमने ये कहा कि ये एक केस है जिसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। और अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है तब हम ये मान के चलेंगे कि इसमें लिंकेज है। सो हम नीट लेवल पर जब हम बात कर रहे हैं तो हमने दो एक्सक्लूसिव फिनोमिना देखा। अगर जीन्स में लिंकेज है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी, और अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो लिंकेज नहीं होगी। सो मोटे तौर पे हमने पहली चीज ये सीखी कि जिस लेवल पर हम अभी जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें प्रैक्टिकली अगर जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर रही हैं तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, लिंकेज होना चाहिए। ये लिंकेज क्या है उसी को अब हम इस वीडियो में और अच्छे से समझते हैं। ये मुझे समझ में आ गया मेरी एनसीईआरटी में कि यहां पर एक सिग्निफिकेंट डिविएशन होगा, है ना, पेरेंटल नॉन पेरेंटल, इसमें एक जो रेशो है वो डिविएट करेगा सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:3:1 रेशो। ये तब एक्सपेक्टेड होता है जब दो जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं। इस लाइन को याद रखिएगा, आप एनसीईआरटी की इस लाइन को याद रखिएगा कि इससे हमें पता लगता है कि लिंकेज है। मैंने आपको बताया एग्जाम में आप ये पहचान पाएंगे कि क्वेश्चन लिंकेज के ऊपर है। चलिए, टीएच मॉर्गन की बात आपकी एनसीईआरटी कर रही है, इसको समझते हैं। तो टीएच मॉर्गन जब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे काम कर रहे थे, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इस पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक दिन अपनी लैब में एक अनयूजुअल फ्लाई को देखा, और ये जो फ्लाई था उसकी वाइट आईज थी। सो आईज कैसी थी, वाइट आईज थी। नॉर्मली जो ड्रोसोफिला है उसकी जो आईज हैं वो बड़ी शाइनिंग रेड होती हैं, लेकिन उन्होंने एक अनयूजुअल फ्लाई देखा और ये फ्लाई, इसकी वाइट आईज थी, एंड दिस वाज अ मेल फ्लाई। ये मेल फ्लाई था। तो उन्होंने देखा कि क्यूरियोसिटी हुई कि ये किस तरह का कैरेक्टर है, क्योंकि ये नॉर्मल आई कलर नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो वाइट आइड मेल था, वाइट आइड मेल, देखिए बड़े ध्यान से समझिए, वाइट आइड मेल, उन्होंने इसको रेड आइड फीमेल के साथ क्रॉस कराया। सारे प्रोजेनी रेड आइड आ गए।
तो सारे प्रोजेनी कैसे आ गए, रेड आइड आ गए। कोई ऐसी खास बात नहीं थी, ऐसा होता ही है। आप जानते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F1 प्रोजेनी है वो किसी एक पेरेंट जैसे होते हैं, डिपेंड करता है कौन सा डोमिनेंट है। देयर वॉज नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट। सो ये टीएच मॉर्गन ने क्रॉस करी, रेड आइड फीमेल और व्हाइट आइड मेल लिया, और सारे के सारे जो प्रोजेनी थे वो प्रोजेनी रेड आइड थे। अब उन्होंने ये देखा कि यहां पर तो फीमेल भी रेड आइड थी और मेल भी रेड आइड था। आपको ये बात समझ में आ गई? तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये करा कि इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया, इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया और फिर ये देखा कि क्या रिजल्ट आएगा। सो फिर ये समझिए कि रेड आइड फीमेल, वाइट आइड मेल, सारे के सारे रेड आइड है। यहां पर उन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया, तो उन्होंने क्या देखा कि यहां पर रेशो 3:1 आया। 3 रेड आइड और 1 वाइट आइड इंडिविजुअल बना। अब आप कहेंगे सर ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होता है, इसमें भी कोई अनयूजुअल नहीं है। लेकिन अनयूजुअल बात क्या थी कि ये जो वाइट था ये फिर मेल था, और उन्होंने देखा कि उनको वाइट आइड फीमेल नहीं दिख रही थी। सो बहुत अनयूजुअल बात यह है कि जब आप मेंडेलियन इनहेरिटेंस में बात करेंगे तो ये मेल फीमेल वाली बात नहीं होती। उन्होंने देखा कि ये वाइट आइड जो कैरेक्टर है ये केवल किस में दिख रहा है, मेल में दिख रहा है। नाउ उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। अब उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो वाइट आइड ट्रेट है ये फीमेल में लीथल होता है, इसकी वजह से मर जाती है फीमेल, क्योंकि फीमेल दिख ही नहीं रही है। तो उन्होंने क्या किया कि ये वाली जो रेड आइड फीमेल थी उसको व्हाइट आइड मेल के साथ क्रॉस कराया। सो इसका मतलब यहां से जो रेड आइड फीमेल थी, रेड आइड फीमेल, उसको व्हाइट आइड मेल से कराया। अब उन्होंने देखा कि इसमें जो 50% फीमेल्स हैं उनमें व्हाइट आई आ गई। सो दिस इज व्हाट ही ऑब्जर्व्ड। उन्होंने देखा कि कुछ फीमेल्स में व्हाइट आई आया, इसका मतलब यह हुआ कि लिथैलिटी नहीं है। और टीएच मॉर्गन को समझ में आ गया कि यहां कुछ गड़बड़ है, अगर इस व्हाइट आइड फीमेल को रेड आइड मेल से क्रॉस करा दिया जाए। तो उन्होंने एक और क्रॉस किया कि व्हाइट आइड फीमेल और रेड आइड मेल का जब क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या देखा कि सारे के सारे मेल्स जो हैं वो व्हाइट आइड थे। सो व्हाइट आइड सारे के सारे मेल्स थे। तो देखिए उनके सामने एक अनयूजुअल बात आ गई। उन्होंने रेड आइड फीमेल और व्हाइट आइड मेल इसके बीच में क्रॉस किया तो रिजल्ट कुछ और था। इसकी रेसिप्रोकल क्रॉस करी, व्हाइट आइड फीमेल और रेड आइड मेल, तो इसका रिजल्ट कुछ और था। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में रेसिप्रोकल क्रॉस मस्ट प्रोड्यूस सेम रिजल्ट, और टीएच मॉर्गन की समझ में आ गया कि ये कुछ और हो रहा है। एंड ही वाज एबल टू लोकेट द जीन फॉर व्हाइट आई ऑन द एक्स क्रोमोसोम। उन्हें पता चला कि ये एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। He was the person who gave the term linkage. उनको पता चला सबसे पहले कि जीन किसी क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है, किसी क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। This was a very very important discovery, very important discovery। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर मेल है ये x small hy होगा या x small wy होगा। Let us use the word small w and y. Let us say ये फीमेल XW है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहां पर जितने भी प्रोजेनी बनेंगे, जो दोनों फीमेल्स होंगी XW X स्मॉल w होगा, और जो मेल्स होंगे X कैपिटल WY होंगे, और सारे के सारे प्रोजेनी रेड आइड आएंगे। सो आप रोक करके इस काम को कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। फिर जब इनको आपस में मेट कराया, तो फिर देखिए बड़े ध्यान से, इसको आपस में मेट कराया इन दोनों को, तो क्या हुआ, एक आया X कैपिटल W, मैं इस क्रॉस की बात कर रहा हूं। एक आया X कैपिटल WY, एक और बताइए X कैपिटल W X स्मॉल w, और एक बताइए X स्मॉल WY। ये व्हाइट आइड इंडिविजुअल बना। रेशो क्या आ गया, देखिए हमने क्या एक्सप्लेन कर दिया, 3:1। लेकिन ये जो व्हाइट इंडिविजुअल था
था ये मेल ही था, ये मेल ही था। उम्मीद है आप इस चीज को समझते जा रहे हैं। उसके बाद में जब उन्होंने इस रेड आइड फीमेल को लिया विच इज एक्स कैपिटल W, एक्स स्मॉल w, और वाइट आइड मेल के साथ क्रॉस कराया तो 50% ऑफ द फीमेल एक्स स्मॉल w बना। देख रहे हैं आप, 50% फीमेल एक्स स्मॉल w वाइट आई आ जाएगा। रेयर है लेकिन बन सकती है। उन्हें यह समझ में आ गया कि इसमें लिथैलिटी नहीं है। और फिर जब उन्होंने इस वाइट आइड को रेड आइड से किया तो सारे मेल्स क्या हो गए, वाइट आइड हो गए, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम मेल्स के पास जाएगा और मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपको पता है। और यहां से उनको समझ में आया कि ये जीन किसके ऊपर लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम पर। और फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम है, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। और ये जो जीन लोकेटेड है एक्स क्रोमोसोम पर, इसकी इनहेरिटेंस को एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा। अब आपको लिंक्ड का मतलब समझ में आ रहा है। अब आप समझिए लिंक्ड का मतलब क्या है। मैं इसको किसी पोजीशन पे लिंक कर रहा हूं। जो पोजीशन है क्रोमोसोम के ऊपर उसको जीन का लोकस कहेंगे। और ये जीन लोकेटेड है क्रोमोसोम पर। जीन एक सेगमेंट है डीएनए की, डीएनए का कैरियर क्रोमोसोम है। सो क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, जहां क्रोमोसोम जाएगा वहां उसके ऊपर की जीन जाएगी। क्या यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई। टीएच मॉर्गन के बारे में जो स्टडीज के बारे में आपकी एनसीईआरटी कह रही है, तो टीएच मॉर्गन की बात यह थी कि उन्होंने यहां पर यह कहा, ही न्यू दैट द जीन वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। मैंने इसको बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से उन्होंने डिड्यूस किया कि ये जो जीन है ये एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। क्या ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि किस तरह से मॉर्गन ने ये देखा कि ये जीन एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। मैंने मॉर्गन की सारी क्रॉसेस आपको बता दी और आपने देखा कि किस तरह से ये लॉजिकल कंक्लूजन निकाला जा सकता है। ये बात समझने के बाद में आगे चलते हैं। देखिए इस चीज को थोड़ा और ध्यान से समझिएगा। जब हमें ये पता चल गया कि जीन्स जो हैं वो एक सेगमेंट है डीएनए की, ये डीएनए है, डीएनए की एक सेगमेंट जो जनरली कोड करती है एक पॉलीपेप्टाइड के लिए, इसे जीन कहते हैं। बिगिनर्स डेफिनेशन है, हालांकि सारी जीन्स प्रोटीन नहीं बनाती हैं, लेकिन एक बिगिनर्स डेफिनेशन है कि सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड शुड बी कॉल्ड एज अ जीन। सो एक जीन, 2 जीन, 3 जीन। सो इस डीएनए पर मैंने आपको दिखाया कि ये 4 सीक्वेंसेस हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रही हैं, ये जीन्स हैं। और डीएनए प्लस प्रोटीन क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए, डीएनए की सेगमेंट जीन है। यहां पर G1 है, G2 है, G3 है और G4 है। ये बात समझ में आ रही है। इसी तरह से इसका एक होमोलोगस पेयर होगा। इस होमोलोग पर भी यहां पर G1 ही होना चाहिए, यहां पर भी G2 ही होना चाहिए, क्योंकि लोकस जो है वो करीब करीब हमेशा फिक्स होता है। यह जरूर हो सकता है कि यहां पर रिसेसिव अलील्स हों, यहां पर रिसेसिव अलील्स हों, यह जरूर हो सकता है। लेकिन अगर यहां आई कलर की जीन है तो यह भी आई कलर की होगी, यह हेयर कलर की है तो यहां पर भी हेयर कलर की होगी, यह स्किन कलर की है तो यहां पर भी स्किन कलर की होगी। इसीलिए इन दोनों क्रोमोसोम्स पर सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। यही वो वजह है कि इनको होमोलोगस कहा जाता है। सो ये जो जीन्स हैं हम ये कहेंगे G1, G2, G3 और G4 लिंक्ड है। सो लिंक्ड जीन्स का मतलब ये है दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। बिल्कुल सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। एक्स लिंक्ड जीन का मतलब आपको समझ में आ गया। हम उस जीन की बात कर रहे हैं जो एक्स क्रोमोसोम पर है। हमने कहा जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। वेरी सिंपल। अब सिंपल सी बात है कि जहां पर ये क्रोमोसोम जाएगा, जब 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 बेटे इनहेरिटेंस होगी, सेग्रीगेशन एक्चुअली क्रोमोसोम का होता है, हमने पिछले वीडियो में दिखाया। तो जिस डॉटर सेल में ये क्रोमोसोम जाएगा उसके ऊपर की जीन्स भी उसके साथ जाएंगी। इसे लिंकेज कहते हैं। इसका मतलब लिंक्ड जीन्स हैव अ टेंडेंसी टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। लिंक्ड जीन्स की एक टेंडेंसी है कि वो जहां जाएंगी एक साथ जाएंगी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं।
सो बड़े ध्यान से देखिए, क्या आपको ये दो शब्द जो परेशान करते हैं बिल्कुल आसानी से समझ में आ गए। हमने ये कहा कि लिंक्ड जीन्स वो हैं जो एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं और इनकी टेंडेंसी ये है कि जिस क्रोमोसोम पर ये है, जहां वो क्रोमोसोम जाएगा सेल डिवीजन के दौरान, ये जीन्स भी वहीं जाएंगी। इस चीज को हमने क्या कहा? लिंकेज। अब देखिए बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, मेंडल ने ये कहा कि ये देखिए जो कॉइन किया टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। सो क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? हमें ये समझ में आ गया कि जीन्स जब सेम क्रोमोसोम पर है तो वो लिंक्ड है, और लिंकेज का मतलब ये है कि इनकी जो एसोसिएशन है, इनकी जो टेंडेंसी है एक साथ इनहेरिट होने की, उसे हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है? लिंकेज है। और इसकी वजह से सेग्रीगेशन नहीं होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, और रेशो जो है वो एक्सपेक्टेड रेशो से काफी ज्यादा डिफरेंट आएगा। क्या ये एनसीईआरटी की बात अब आपको बिल्कुल क्लियर है? क्या आप लिंकेज का मतलब समझ गए? अब देखिए इसमें एक और कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट ये है कि ये जो लिंकेज है, ये जो लिंकेज है, इसको तोड़ा जा सकता है। सो अब हम ये कह रहे हैं लिंकेज कैन बी ब्रोकन। सो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? लिंकेज कैन बी ब्रोकन किस चीज से? क्रॉसिंग ओवर से। क्रॉसिंग ओवर को और क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। ये कब होता है? मियोसिस 1, पैकिटीन, प्रोफेस 1, मियोसिस 1, जो पैकिटीन स्टेज होती है, उसमें एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। उससे लिंकेज तोड़ी जा सकती है। उसी का एक एग्जांपल हम देखते हैं। उम्मीद है बहुत बहुत आराम से आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ा रहा हूं, ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आज हम इस कंसेप्ट को पूरी तरह से ठीक करेंगे। अब देखिए एक चीज ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैं एक क्रोमोसोम बनाता हूं। सो मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, देखिए ध्यान से, ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर कैपिटल ए है और कैपिटल बी है, और एक होमोलोग है, इसके ऊपर स्मॉल ए स्मॉल बी है। ये मेरा सेल है, इसका भी जीनोटाइप पिछले वाले वीडियो जैसा ही है, यही जीनोटाइप है, लेकिन पिछले में ये ए और बी अलग अलग क्रोमोसोम पर थी। तो अगर आपको याद आ रहा है, पिछले वाले वीडियो में मैंने 2 पेयर क्रोमोसोम बनाए थे, और हमने ये कहा था कि ए यहां पर है और बी यहां पर है। हालांकि इसका भी जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है, इसका भी ये है, लेकिन दोनों में फर्क देखिए। यहां ए और बी लिंक्ड नहीं है, ये हेटेरोलोगस क्रोमोसोम पर है, ये हमेशा असॉर्ट करेंगी इंडिपेंडेंटली। आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे 9:3 3:1 रेशो आएगा, आप टेस्ट क्रॉस करेंगे 1:1 रेशो आएगा। लेकिन यहां पर लिंकेज है। यहां पर जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो रेशो सिग्निफिकेंटली डिविएट करेगा 9:3 से। जब आप इसे टेस्ट क्रॉस में डालेंगे तो 1:1 से भी सिग्निफिकेंटली डिविएट करेगा, और हम ये कहेंगे कि ये जीन्स जो कि लिंक्ड है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करती हैं, और ये इसका मतलब इनमें जो रेशो है वो डिफरेंट आएगा। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? अब देखिए यहां पर एक चीज समझिए कि यहां पर इस लिंकेज को तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ा जा सकता है? आपको यह पता है कि एस फेज में यहां पर ये जो हर एक क्रोमोसोम है, इसकी दो क्रोमैटिड्स हो जाएंगी डीएनए रेप्लिकेट करने की वजह से। और इन्होंने क्या किया, देखिए बड़े ध्यान से, यहां पर कैपिटल ए है, यहां पर भी कैपिटल ए है, यहां पर लेट अस से कैपिटल बी, यहां पर कैपिटल बी है, यहां पर स्मॉल ए और यहां पर स्मॉल बी है। इन्होंने अपना डीएनए रेप्लिकेट कर लिया। अब आपको पता है कि जाइगोटीन एक स्टेज आएगी, उसमें साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में जो अगली स्टेज आएगी, जिसे आप पैकिटीन कहते हैं, उसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा। एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो कि इस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में आकर के आपको दिखाई देगा।
अगर तो ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इन दोनों लोकस के बीच में बना तो इनके बीच में लिंकेज टूट जाएगी। देखिए कैसे, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इन दोनों के बीच में बन गया तो होगा क्या यहां पर बताइए। यहां पर ऐसे कट लगाएंगे और देयर विल बी एन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसे आप क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसका असर क्या आएगा? इसका असर यह आएगा कि जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो जो एक क्रोमोसोम है, जब इनके बीच में एक्सचेंज हो गया सेगमेंट का, तो हम ये जानते हैं यहां पर कैपिटल ए और यहां पर बेटे कैपिटल बी रहेगा, लेकिन यहां पर स्मॉल ए और कैपिटल बी आ जाएगा, क्योंकि ये सेगमेंट यहां चली जाएगी, ये सेगमेंट यहां चली जाएगी। इधर देखिए, यहां कैपिटल ए स्मॉल बी और यहां स्मॉल ए और स्मॉल बी आ जाएगा। फिर उसके बाद में जब मियोसिस 1 के बाद में इन दोनों के बीच में सेग्रीगेशन होगा एनाफेज 1 में, तो एक सेल में ये वाला क्रोमोसोम जाएगा, एक सेल में ये वाला क्रोमोसोम जाएगा। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, एक गैमेट में एक एक क्रोमैटिड जाएगा। तो देखिए क्या क्या क्रोमैटिड गैमेट्स में जाएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, एक तो ये जाएगा, एक देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी, इन स्मॉल ए कैपिटल बी, देखिए स्मॉल ए कैपिटल बी, यहां देखिए कैपिटल ए स्मॉल बी, और यहां देखिए बेटे स्मॉल ए स्मॉल बी। अब अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो ये बिना क्रॉसिंग ओवर के बना है, ये भी बिना क्रॉसिंग ओवर के बना है। इन्हें पेरेंटल कहते हैं और इन्हें रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स की वजह से बना है। सो बड़े ध्यान से आपने देखा कि अगर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दोनों लोकस के बीच में बन गया, तब आपने ये देखा कि लिंकेज टूट गई और फिर 4 क्रोमोसोम बन गए अलग अलग तरह के। फिर आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस समझ में आ गया कि ये कैसे होता है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी इंप्लीकेशन है। इंप्लीकेशन ये है कि ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है। ये दोनों लोकस के बीच में बनेगा तभी लिंकेज टूटेगी, और इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। प्लीज इस बात को दोबारा समझ लीजिए। मैंने ये कहा कि जब पेयरिंग होती है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आएगा ही आएगा, क्योंकि साइनेप्सिस का मतलब ही ये है कि आप रिकॉम्बिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल लिंकेज को तोड़ने के लिए दोनों लोकस के बीच में बनना चाहिए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। अगर तो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर, दिमाग लगाइएगा, अगर तो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर काफी दूर है, सो बड़े ध्यान से ऐसे समझिए कि अगर एक ही क्रोमोसोम पर 2 जीन्स काफी दूर है, एक यहां है, एक यहां है, और एक यहां और एक यहां है, तब चांसेस ये हैं कि करीब करीब सारे केसेस में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दोनों के बीच में बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 2 जीन्स जो कि लिंक्ड है एक क्रोमोसोम पर, अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज आसानी से टूट सकती है। क्यों टूट सकती है? क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो ए और बी के बीच में बन जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मुझे उम्मीद है अगर आप समझ रहे हैं तो अब तक आपके जितने कंफ्यूजन है उसमें से 80% गायब हो गए होंगे। सो ये आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज की बात करूंगा तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच में डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो स्ट्रेंथ कम है। स्ट्रेंथ कम का मतलब यह है कि लिंकेज आसानी से टूटेगी और ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। और अगर ये काफी पास पास है, मान लीजिए सेम सिचुएशन कुछ इस तरह की हो कि ये काफी पास पास है, ये रहा कैपिटल ए, ये रहा कैपिटल बी, यहां स्मॉल ए और स्मॉल बी, अब आपको समझ में आ गया कि बहुत कम केसेस में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इन दोनों लोकस के बीच में बनेगा और लिंकेज टूट जाए उसकी संभावना
संभावना बहुत कम है, पेरेंटल ज्यादा बनेंगे। पेरेंटल का मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी ये तो रहेगा ही बेटे साथ साथ, कम से कम चार में से दो तो हमेशा पेरेंटल होंगे। देखिए ध्यान से समझिए, 50% से पेरेंटल कम नहीं हो सकते। इसमें आपने देखा कि जब चारों क्रोमेटिड अलग होंगे तो चार सेल बने, 4 सेल में ये कैपिटल ए कैपिटल बी तो साथ में रहेगा ही, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी भी साथ में रहेगा। ये दो तो पेरेंटल रहेंगे ही, फॉर द सिंपल रीजन कि इन्होंने क्रॉसिंग ओवर में पार्ट ही नहीं लिया। असर्शन रीजन क्वेश्चन, द पेरेंटल्स कैन नेवर बी लेस देन 50%। 4 में से 2 तो पेरेंटल होंगे ही। मैक्सिमम हमने क्या कहा कि 50% क्या हो सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स, क्योंकि 4 में से 2 ही क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। सो इसका मतलब यह हुआ कि पेरेंटल जो है वो 50% से 100% के बीच में वेरी करेंगे, और रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो 0 से 50% के बीच में करेंगे। मान लीजिए कहीं पर पेरेंटल सपोज कीजिए 75% बन गए, तो रिकॉम्बिनेंट्स 25% बनेंगे, और ये 2 तरह के होंगे जैसा मैंने आपको बताया, हर एक 37.5 और 37.5, और ये भी 2 तरह के होंगे 12.5 और 12.5। और आप रेशो देख लीजिए बड़े ध्यान से, 12 3 जा 36 और 0.5 इंटू 3 1.5, दिस इज इंटू 3। सो ये रेशो 3:1:1:3 है, जिस रेशो की मैं बात कर रहा था। इट इज अ सिग्निफिकेंट डिविएशन फ्रॉम 1:1:1:1, और इमीडिएटली आपको ये समझ में आ गया कि ये लिंकेज है। चलिए इस काम को एक बार करके देखते हैं। सो मैंने ये कहा कि मान लीजिए गैमेट बन रहा है, तो मियोसिस कब होता है बेटे, गैमेट बनने में। और आप जानते हैं मेल्स में मिलियंस ऑफ गैमेट्स बनते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं इजैकुलेट में, ये आपको पता है। सो इसका मतलब मिलियंस ऑफ सेल्स में एक साथ मियोसिस हो रहा है। सो एक चीज समझिए, मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनिज्म में 4 सेल में मियोसिस एक साथ हो रहा है, 4 सेल में मियोसिस एक साथ हो रहा है। ये नंबर बेटे, ये नंबर हजारों लाखों में होगा, लेकिन हम 4 ले लेते हैं। और हमने कहा सिचुएशन ये है कि ए और बी आपस में लिंक्ड हैं, और ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है, ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है। क्या ये बात समझ में आ गई? सेम सिचुएशन चारों सेल में होगी, एक ही ऑर्गेनिज्म के सेल है, दोनों जीन्स लिंक्ड है, ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है। तो इसमें देखिए क्या हुआ कि जब ये डुप्लीकेशन हो जाएगा तो ऐसे देखिए कि ये डायड्स के बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहां पर कैपिटल ए है, यहां कैपिटल ए है, यहां कैपिटल बी, यहां कैपिटल बी, यहां स्मॉल ए, यहां स्मॉल ए, यहां स्मॉल बी, और यहां स्मॉल बी। समझ रहे हैं? ये एक चीज हो गई। इसी तरह से लेटस से कि इसी तरह की चीज लेटस से यहां भी होगी, तो एक और कलर से बना लेते हैं। यहां पर होगा क्रोमोसोम वही है, कलर मैं केवल डिफरेंशिएशन के लिए बना रहा हूं। यहां पर कैपिटल ए, यहां पर स्मॉल ए, यहां कैपिटल बी, यहां स्मॉल बी, और यहां स्मॉल बी है। अब यहां पर भी साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना। मान लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड में हुआ क्या कि जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है वो ए और बी के बीच में बन गया। सो बड़े ध्यान से देखिए, हमने ये कहा फर्स्ट और सेकंड में, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, सब में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना, और फर्स्ट और सेकंड में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ए और बी के बीच में बन गया। तो आपको पता है इसके 4 प्रोडक्ट होंगे, लिंकेज टूटेगी, 2 पेरेंटल बनेंगे, 2 रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। देखिए बड़े ध्यान से, 2 पेरेंटल बनेंगे और 2 रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। यहां पर भी 2 पेरेंटल 2 रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। यहां पर मान लीजिए कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बाहर बना, लेकिन ए और बी के बीच में नहीं बना। सो इसका मतलब ए और बी अभी भी लिंक्ड रहेंगे। हो सकता है ये पूरी की पूरी सेगमेंट इधर आ जाए, लेकिन कैपिटल ए कैपिटल बी के बीच में लिंकेज नहीं टूटेगी, स्मॉल ए स्मॉल बी भी पूरा का पूरा इधर जाएगा। इसका मतलब यहां पर 4 पेरेंटल बनेंगे और यहां पर भी 4 पेरेंटल बनेंगे। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ये सोचिए कि क्या ये बात आपको समझ में आई कि अगर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बीच में बना है तो उसका क्या असर आएगा, और अगर नहीं बना है तो उसका क्या असर आएगा। आगे देखिए सॉरी। तो इसका मतलब यह हुआ, यह बात समझने के बाद में हमने देखा कि टोटल जो प्रोजेनी है उनका नंबर 16 है। टोटल प्रोजेनी 16 है। इसमें पेरेंटल के लिए 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12।
इसमें हमने ये कहा कि 12 पेरेंटल हैं और 4 क्या हैं, रिकॉम्बिनेंट्स हैं। सो देखिए ये 75% है, ये 25% है, और यहां वो रेशो आएगा 3:1:1:3। इसका मतलब ये दो बनेंगे 37.5 37.5, ये भी दो बनेंगे 12.5 और 12.5। अब आपको लिंकेज समझ में आ गई। जितनी स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी उतने कम रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, उतने ज्यादा पेरेंटल्स बनेंगे। जितनी वीक लिंकेज होगी उतने केसेस में आपकी रिकॉम्बिनेशन की वजह से लिंकेज टूटेगी और रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा होंगे। लेकिन एक शर्त है कि रिकॉम्बिनेंट कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होंगे और पेरेंटल किसी भी कंडीशन में 50% से कम नहीं होंगे। अब आप एक बात समझिए कि अगर सिचुएशन ये होती, मान लीजिए यहां पर सिचुएशन ये होती, तो चलिए इसको एक बार मिटाते हैं। मान लीजिए सिचुएशन ये होती कि यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जो दो जीन्स हैं वो बहुत टाइटली लिंक्ड हैं। सो टाइटली लिंक्ड का मतलब ये हुआ कि यहां पर कुछ सिचुएशन ऐसे होती कि कैपिटल ए और ये स्मॉल ए और बिल्कुल साथ में बहुत, देखिए ये कैपिटल बी ये स्मॉल बी है, और एक भी केस में ए और बी के बीच में, एक भी केस में ए और बी के बीच में अगर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नहीं बनता तो यहां भी चारों पेरेंटल, यहां भी चारों पेरेंटल, यहां भी चारों पेरेंटल और यहां भी चारों पेरेंटल। इसमें 100% पेरेंटल बनते, 0% रिकॉम्बिनेंट्स बनते और रेशो खाली 1:1 आता, क्योंकि पेरेंटल दो तरह के बनते। मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चंस बताता चला जा रहा हूं। क्या यह बात समझ में आ गई? इसमें कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, इसे आप कंप्लीट लिंकेज कहेंगे। पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास 75% पेरेंटल बने थे, 25% रिकॉम्बिनेंट बने थे। आप ये देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज के हिसाब से जितने पेरेंटल बढ़ेंगे उतने रिकॉम्बिनेंट्स घटेंगे। यहां पर अगर आप देखें तो 25% पेरेंटल बढ़ा है तो 25% रिकॉम्बिनेंट 50% से कम हुआ है, और यहां पर रेशो क्या आया था, 3:1:1:3। सो ये जो रेशो था आपको समझ में आ गया। इसमें हम ये कहेंगे कि लिंकेज कंप्लीट नहीं है, कुछ केसेस में टूटी है, सब में नहीं टूटी, इसको आप इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई कि लिंकेज में कंप्लीट लिंकेज क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है। जैसे ही आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखेंगे तो मैंने आपसे कहा कि 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। आपके सामने क्वेश्चन देखिए, अगर जीन्स हेटेरोलोगस क्रोमोसोम पर लोकेटेड है तो 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट बनेंगे अगर आप डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करते हैं, और अगर कंप्लीट लिंकेज है तो केवल पेरेंटल बनेंगे, और अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो पेरेंटल ज्यादा होंगे और उसी रेशो में रिकॉम्बिनेंट्स कम होंगे। कभी भी पेरेंटल 50 से कम नहीं होंगे चाहे कोई भी कंडीशन हो, और रिकॉम्बिनेंट्स 50 से ज्यादा नहीं होंगे 50% से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। ये वो 3 सिचुएशंस हैं लिंकेज की जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, और एक जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो बड़े ध्यान से देखिए। यहां पर आपकी एनसीईआरटी में देखिए बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि मॉर्गन और उनके ग्रुप ने यह देखा कि जब जीन्स ग्रुप्ड है सेम क्रोमोसोम पर, इसका मतलब लिंक्ड है। अगर वो बहुत टाइटली लिंक्ड है तो उनमें वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और अगर वो लूजली लिंक्ड है इसका मतलब दूर दूर है, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बीच में बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो हायर रिकॉम्बिनेशन दिखाई देगा। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? फिर आपकी एनसीईआरटी ने कहा कि हम आपको एक क्रॉस दिखा देते हैं। ये क्रॉस मैंने वैसे भी एक्सप्लेन की है, एक और वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप सर्च कीजिए। यहां पर देखिए कि ये दोनों जीन्स पास पास है तो रिकॉम्बिनेंट्स कम है, ये दोनों जीन्स जो है एक ही क्रोमोसोम पर दूर दूर है तो इमीडिएटली आप ये देख रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा हैं। लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पेरेंटल 100% तक हो सकते हैं, 50 से कम नहीं होंगे। रिकॉम्बिनेंट्स मैक्सिमम 50% होंगे, और पेरेंटल भी 50 है और रिकॉम्बिनेंट भी 50 है, तो मोस्ट लाइकली जीन्स असॉर्ट कर रही हैं इंडिपेंडेंटली और हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड है। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है,
सो फाइनल क्वेश्चन यहां पर अब आएगा, ये स्टर्टिवेंट के बारे में जो क्वेश्चन आएगा कि इसकी मदद से, इस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की मदद से एक एस्टिमेट किया जा सकता है कि जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो हमने अभी देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज और डिस्टेंस के बीच में एक कोरिलेशन है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज पुअर है तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और अगर स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बेटे बहुत स्ट्रांग है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। मैं ये 5-6 बार कह चुका हूं। इसका मतलब एक कोरिलेशन है जो डिस्टेंस है जीन्स का और स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज पे। इसकी वजह से स्टर्टिवेंट जो मॉर्गन के क्या थे, डिसाइपल थे, उन्होंने ये सोचा कि क्या हम जीन को लोकेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर। सो बड़े ध्यान से देखिए, बड़े कि उसके बीच में उनकी मैपिंग कर सकते हैं। क्या हम ये देख सकते हैं कि अगर 3 जीन्स एक क्रोमोसोम पर है, मान लीजिए ए बी सी, 3 जीन्स एक क्रोमोसोम पर हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि उनकी सीक्वेंस क्या है, उनकी सीक्वेंस क्या है। एक तो मैं ये देखना चाहता हूं फॉर एग्जांपल, और दूसरा ये देखना चाहता हूं, एस्टिमेट करना चाहता हूं कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। इसको आप जेनेटिक मैपिंग या जीन मैपिंग कहते हैं। आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखा कि इनिशियल स्टेज में जीनोम सीक्वेंसिंग में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पर स्टर्टेमेंट ने ये कहा कि क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज और डिस्टेंस के बीच में एक कोरिलेशन है, तो 1% अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, अगर 1% रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं, तो दोनों जीन्स एक मैप यूनिट अपार्ट हैं, एक मैप यूनिट अपार्ट है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमॉर्गन है। सो ये एक बेसिक बात आपको समझ में आ गई कि किस तरह से आप जीन को लोकेट करते हैं। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? अब इधर देखिए बेटे, मान लीजिए मैं एक क्रॉस करता हूं, मान लीजिए मैं एक क्रॉस करता हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी। आप देख रहे हैं दो लोकस ए और बी के बीच में मैंने एक टेस्ट क्रॉस करी, एंड लेट अस से कि यहां पर जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, यहां पर जो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स है वो लेट अस से 10% रिकॉम्बिनेंट्स बने और पेरेंटल्स 90% बने। इसका मतलब ये हुआ, मुझे ये पता चल गया कि जीन्स लिंक्ड है। क्या ये बात समझ में आ गई? इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप देखिए बड़े ध्यान से, इसमें 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, आपको इमीडिएटली समझ में आ गया 50% नहीं है, जीन्स के बीच में लिंकेज है, और जीन्स के बीच में 10 मैप यूनिट्स है। 10 मैप यूनिट्स है, क्यों? क्योंकि 1% का मतलब बेटे 1 मैप यूनिट या 1 सेंटीमॉर्गन होता है। ये बात क्लियर हो गई? आगे देखिए, मान लीजिए मैं एक और क्रॉस करता हूं, कैपिटल एस, आप समझ गए बड़े ध्यान से, बहुत सारे कैरेक्टर होंगे। सो मैंने एक और टेस्ट क्रॉस करा और मैंने ये देखा कि इसके बीच में रिकॉम्बिनेंट्स, इसके बीच में जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, लेट अस से कि वो 5% बन गए। सो वो कितने बन गए बेटे? 5% बन गए। इसका मतलब ए और सी भी लिंक्ड है। हमने ये कहा ए और सी भी लिंक्ड हैं और उनके बीच में 5 मैप यूनिट्स डिस्टेंस है। ये बात समझ में आ गई। तो ए और सी लिंक्ड है, ए और बी लिंक्ड है, इसका मतलब बी और सी भी लिंक्ड है। इसलिए मुझे पता चला कि ए, बी और सी तीनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर होनी चाहिए। एक और चीज मुझे समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज और देखिए, यहां पर मैंने एक और टेस्ट क्रॉस करी और वो टेस्ट क्रॉस बी और सी लोकस के बीच में किया। So let us just take it somewhere here. यहां पर थोड़ा सा कर लेते हैं। मैं एक और टेस्ट क्रॉस कर रहा हूं, इन दो लोकस के बीच में देख रहा हूं कि क्या रिजल्ट आता है। सो देखिए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, और मैंने ये देखा कि यहां पर जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनका परसेंटेज 15 है। इसका मतलब यह हुआ कि ये भी आपस में लिंक्ड है। क्या आप अब जीन मैप बना सकते हैं? तो सबसे ज्यादा दूर कौन कौन है बेटे? बी और सी है। सबसे पहले आपने यह करना है इस तरह के क्वेश्चन में, जिसके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, पहले तो यह समझ लीजिए कि वो उसी क्रोमोसोम पर सबसे ज्यादा दूर है। और आपने यह कहा कि यह जो पर्टिकुलर जो है यहां पर इस क्रोमोसोम पर बी और सी के बीच में 15 मैप यूनिट्स है। सबसे पहले उस वाली जीन
को लोकेट कर लीजिए जिसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। इस तरह से क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। तो आपने कहा कि बी और सी सबसे ज्यादा दूर होने चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स हैं, और आपने ये फ्रीक्वेंसी कितनी बताई? ये फ्रीक्वेंसी आपने कहा कि 15% है। चलिए यहां पर इसको दोबारा बना लेते हैं। तो हमने ये कहा कि मैं इस जीन का मैप करना चाह रहा हूं, और लेट अस टेक एन अनयूजुअल कलर, थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं। ये मैं यहां पर इसको मैप करना चाह रहा हूं, और मैंने ये कहा कि सी यहां पर है और बी यहां पर है और सी यहां पर है, और इनके बीच में 15 मैप यूनिट्स है। इस तरह से मैंने कहा। अब मैंने देखा कि ए और सी के बीच में 5 है, या मैंने ये कहा कि ए और बी के बीच में 10 है, और ए और सी के बीच में 5 है। ए और सी के बीच में अगर 5 है तो ए यहां भी हो सकता है। दिमाग लगाइए, ए यहां भी हो सकता है, ए यहां भी हो सकता है। 5 मैप यूनिट यहां भी हो सकती है, 5 मैप यूनिट यहां भी हो सकती है। लेकिन मुझे पता चल गया कि ये पोजीशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां पर बी और ए के बीच में 10 मैप यूनिट्स है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब मैंने ये कहा कि मेरे जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर जीन की सीक्वेंस BAC है, इसके बीच में 10 मैप यूनिट्स है, इसके बीच में 5 मैप यूनिट्स है, और इनके बीच में 15 मैप यूनिट्स है। बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकेंगे, बड़ा आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एक और क्वेश्चन अक्सर आप देखेंगे कि आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या है कि आपने एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करी, आपने एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया, और उस टेस्ट क्रॉस में लेट अस से कुछ रिजल्ट ऐसा आया कि 190 एक जैसे हैं, 210 एक जैसे हैं, लेट अस से 45 एक जैसे हैं, और 55 एक जैसे हैं। इस तरह का मान लीजिए आपको रिजल्ट दे दिया। 4 तरह के प्रोजेनी हैं, पर ये रेशो 1:1:1:1 नहीं है। आपको समझ में आ गया, लिंकेज है। इस तरह का क्वेश्चन आपने कई बार अपने इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज वगैरह में भी देखा होगा, प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखा होगा। देखिए इसको कैसे करते हैं। अब आप ये समझिए, इन दोनों का सम 400 है और इन दोनों का सम 100 है, और ये टोटल नंबर कितना है बेटे? 500 है। सो ये तय है, क्योंकि मैं जानता हूं कि रिकॉम्बिनेंट्स हमेशा कम होंगे पेरेंटल से। सो इसका मतलब यह हो गया कि ये दोनों पेरेंटल हैं और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स हैं। इसको हम R1 R2, इसको हम P1 P2 कह रहे हैं। क्या आपको मेरा राशनल समझ में आया? क्यों कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं ये दोनों तो पेरेंटल होंगे, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स होंगे। ये बात तय है कि पेरेंटल 50% से कम नहीं हो सकते, लेकिन 100% तक जा सकते हैं। इसका मतलब काफी स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, काफी कम रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं। और R1 R2 ये 45 55 ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ये पेरेंटल्स हैं। पहले तो ये पॉइंट समझ लीजिए, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में जो कम है वो रिकॉम्बिनेंट्स हैं और जो ज्यादा है वो पेरेंटल्स हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आपने कहा कि 100 में से 100 जो है 500 में से 100 क्या बने? रिकॉम्बिनेंट्स है। सो 500 टोटल प्रोजेनी में से 100 क्या है बेटे? रिकॉम्बिनेंट्स है। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? आपने इसकी परसेंटेज निकाली, आपने इसकी परसेंटेज निकाली। दिस वुड बी सिंपल। ये परसेंटेज कितनी आ गई बेटे? 20%। सो टोटल रिकॉम्बिनेंट्स कितने बने? 20%। इसका मतलब पेरेंटल्स कितने बने? 80%। अब आपसे पूछेंगे कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आप इमीडिएटली आंसर दे देंगे 12 मैप यूनिट्स। क्या ये क्वेश्चन कर लेंगे आप? सो ये दोनों जीन्स है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमॉर्गन है या 12 मैप यूनिट्स है। इस तरह का क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं रिकॉम्बिनेशन के हिसाब से। एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आया था। उन्होंने ये कहा था कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में 2003 या 4 का क्वेश्चन है। इसको आप देखिएगा जरूर। क्वेश्चन ये था, शायद ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर था, कि 2 जीन्स लिंक्ड हैं, दोनों के बीच में 66 मैप यूनिट्स है। सो डिस्टेंस कितना है बेटे? 66 मैप यूनिट्स है। कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे? तो बहुत बच्चों ने आंसर 66% लगा दिया था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेंट नहीं हो सकते। दिस वाज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सो मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटे? 50% रिकॉम्बिनेंट्स हो सकते हैं। तो 50 मैप यूनिट या उससे ज्यादा डिस्टेंस है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 100% होगी और 50% रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। क्या यह बात
बात बिल्कुल क्लियर है। अब 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 50% रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं, इतने ही बन सकते हैं बेटे। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड 66 मैप यूनिट या 66 मैप यूनिट का मतलब ये नहीं है कि 66% रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। तो मैंने हर तरह का क्वेश्चन आपको जो अब तक आया हुआ है नीट एंट्रेंस एग्जाम में करा दिया है। उम्मीद है आप इस वीडियो से अपनी एनसीईआरटी को पढ़ के फिर इसको अच्छे से समझ जाएंगे। आपको यह समझ में आ गया कि ये जेनेटिक मैप के बारे में बात आ गई, हमने दो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और किस तरह से, जैसा मैंने बताया, स्टार्टिंग पॉइंट सीक्वेंस के लिए इस जेनेटिक मैपिंग को इस्तेमाल किया जाता है। ये मेंडल की क्रॉस के बारे में हमने बात करी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज, और ये वाइट आइड कलर जो ड्रोसोफिला में है इसके बारे में भी हमने बात करी। अब आप एक बार पढ़िए अपनी एनसीईआरटी को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए, अपने इंस्टीट्यूट्स के दिए हुए मटेरियल में से जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करिए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्लीज फील फ्री टू पोस्ट द डाउट इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं उसको रिप्लाई कर सकूं। उम्मीद है अब ये टॉपिक आपको काफी समझ में आया होगा। अपने रिप्लाईज जरूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा वेदर इट इज यूजफुल और नॉट। और जैसा मैंने आपसे कहा, प्लीज प्लीज आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इस टाइम हम इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट्स आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। मैं बहुत जल्दी बहुत सारा मैटर आपके साथ लाइव सेशंस में डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत जल्दी, तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।